हंसी नहीं आ रही? ओके एंजॉय करेंगे। यस सर। हंसने में भी कंजूसी कर रहे हैं। हम तो हंस ही रहे थे यार, और हमें तो देख के हंसी आ रही थी, और इसको देख के ज्यादा हंसी आ रही थी। हंसने से खून बढ़ता है, इसलिए हंसा करिए। लेकिन ये चीज तो फ्री में मिलती है, रिचार्ज करना पड़ता है ना, कुछ ऐसा पड़ता है। तो अरे ये हंस रहे थे।
कुछ और है। हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं और हम किस लिए आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत ध्यान से आंख बंद करना है और अपने अंदर झांकना है। आंख बंद रहेगी और सिर्फ अपनी सांसों पर आपको ध्यान देना है। आपकी सांसों के साथ ही आपको रहना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस पर ही ध्यान दें। ये सांस आपकी आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। सिर्फ सांसों पर ही ध्यान दें। अगर कोई विचार, कोई बाधा, उस विचार में अपने आप को खोने ना दें। विचार आएंगे, विचार नहीं रुकेंगे, लेकिन अपने आप को उसमें खोने ना दें। जब भी विचार आए तो सिर्फ पुनः अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लें। बॉडी के जितने भी चक्र हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करें। बहुत सहज रूप से सांस लें। अतिरिक्त प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सांसों को देखते रहें। सांसों को आगे जाते देखें। आंखें बंद रखिए, सांसों पे ध्यान केंद्रित रखिए। हर आती जाती सांस को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। हर आती जाती सांस को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। विचारों में नहीं खोना है। जब भी मन में विचार आना शुरू हो, अपनी सांसों को पुनः देखने लगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है,
सांस जा रही है। बहुत एकदम आप आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखेंगे। अपने हाथों को, दोनों हाथों को आपस में रख लें। अपने दोनों हाथों को आपस में रख लेंगे और धीरे से अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। धीरे से अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। हाथों को आंखों से टच नहीं कराइए, हाथों को आंखों से थोड़ा दूर रखिए और अपने हाथों की एनर्जी को फील करिए अपनी आंखों में जाते हुए। अपने हाथों की गर्माहट को फील करिए। आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं। उनमें एक नई ऊर्जा आ रही है। धीरे धीरे करके आप हाथ हटाइए और बहुत आहिस्ता से अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच। जंप इन, जंप इन। इन कहाँ होता है? अंदर आएंगे। जंप इन, इन। पीछे जाएंगे, बाहर। मतलब बोलेंगे जंप राइट राइट, तो किधर जाएंगे? राइट साइड। जंप लेफ्ट लेफ्ट, सब लेफ्ट साइड। हाँ, हाथ पकड़ के मैडम ऐसे। हाँ हाँ, और अंदर कैसे आएंगे? देखिए, हाँ। फिर देखते हैं आपने कम्युनिकेशन स्किल सीखा है ना? देखिए कितना इफेक्टिव है। चलिए को देखते हैं। जंप इन इन इन, जंप आउट आउट आउट, जंप राइट राइट राइट। देखिए जंप इन इन इन, जंप इन इन इन, आउट 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 आउट। जंप राइट राइट राइट, तीन बार। जंप लेफ्ट, जंप लेफ्ट, जंप राइट। आगे 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 लेफ्ट हो गया, आगे राइट। जंप आउट, आउट बोला है, इन नहीं बोला है। तो आपका जो माइंडसेट है, जंप आउट, जंप इन, जंप राइट, जंप आउट, जंप आउट, जंप इन, जंप आउट, जंप राइट, जंप राइट, जंप इन, जंप इन, आउट हो गया। अब आप लोग बैठ जाइए अपने।
दिमाग लग गया। आइए आप जल्दी बताइए। आइए चलिए आइए। हाँ चल देखिए आसान एक्टर है। हाँ very good. आंखों से तो दे रहा नहीं हो रहा है डर का थोड़ा सा जैसे बॉडी लैंग्वेज भी आपकी वैसी हो जाती है जैसे इमोशंस होते हैं। तो अभी हम आगे के सेशंस में कि हम इंटेलिजेंटली कैसे यूज करें हम आपको बता देंगे कोई भी इमोशन। सोच रहे हो वही है परेशान सोच रहा है हाँ देखा पहले ही वो हिंट दिया फिर से बोलिए आइए खड़े होइए। अब मैं बोलती हूँ हैप्पी सैड एंगर थिंकिंग अफ्रेड। बच्चे ऐसे करते हैं याद है वेरी गुड बहुत अच्छा क्लैप। स्वागत है हैप्पी हो ना हैप्पी नहीं है बस चलो मुस्कुरा रही हूँ हैप्पी इतना ऐसा हैप्पी हो गया ऐसे ही होती है क्या नहीं वो ऐसे ही होती है तुम इसको बता सकते हाँ रो रही हो रूठी है रो रही हो वो तो क्लियर बताइए ना रो रही है। बच्चों आप तो भाई ये बड़ा वाला है। अरे यार बड़ा वाला है। बड़े वाला रोई नहीं वो ऐसे ही कोई भी जो इमोशन आता ना बोलते चिपक के मैं वो तो अभी से ही घबरा गई। बता भाई ऐसी होती है क्या कर रहे हो कुछ कर रहा है प्यार नहीं जमा ऐसे बैठ जाते हैं तो ये बात मेरे सामने कुछ नहीं प्यार के जान वेरी गुड अच्छा किया तुमने बात बताई। आप लोग अपना अपना सोच लीजिए ठीक है कुछ अलग अलग इमोशन इमोजी को याद है ना इमोजी देखते हैं तो बस आप ध्यान करिए। देखिए हर चीज के इमोशंस हैं जो हमारे चेहरे से हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारी एक्टिविटीज से पता लगते रहते हैं। आपको भी करना मैडम देखा मतलब समर्पण
इमोजी इमोजी अच्छा तलवार भाई तो तलवार है। बात करना हाथ में ऐसे कैसे करना होता है? चाहिए उनका ढूंढना एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन स्ट्रेस पागलपन, कंफ्यूज है बोलिए। चक्कर है ना। देखो कुछ ना बोलना मत बस फसाइयो को या फसाइयो चल फिर से सर भूल गई हो कुछ। डर, डर, परेशान, हाँ वो मिक्स हो जाता है। हाँ वेरी गुड, बहुत जोर से। अब आप दोनों हाथ क्लैप कर दीजिए भाई। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अभी मैं आगे बताऊंगी कि आपको अपनी लाइफ में इन इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंटली यूज करना है, कैसे इनको अप्लाई करना है। कुछ चीजें तो हाँ गुस्सा से चले ओ गुस्सा होके चले गए। हाँ मैं तो हंस रहे हो, शर्मा रहे हो। शर्मा रहे हो। अभी शादी की बात आई है पूछ रहे कि जा रहा है शर्म आ रहा है तो ऐसा लग रहा है। हाँ, करिए। मैम मेरा बताया ना मेरा क्या नहीं वो सही नहीं था कर देगा, चलो इनको रोना हो गया। और तुम बताओ अब एक बार। चलो मैं चलो दोनों करना दोनों है। अब आपको करना है। स्टार्ट हो गया तो बता दो भाई, मुझे पता नहीं और दो बताया ना मैंने। दूसरा का नहीं कर पा रहे, इसको बताती हूँ। वो सही कर रहा है ये। एटीट्यूड नहीं परेशान नहीं खुशी गम ये तो पता था। हैप्पी एंड सैड एनीवे। हाँ तो ये इमोशंस हैं जो हमने आपके जरिए खुशी का, गम का और आपके कैसे डरते हैं आप लोग, कैसे आप लोगों ने मतलब विभिन्न प्रकार के जो इमोशंस होते हैं, प्यार है और ये सारे इमोशंस हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब इनके बिना हमारी लाइफ, क्योंकि पूरा हमारा जो ब्रेन काम करता है हर स्टेप पे कोई ना कोई ऐसा इमोशंस होता है और उसका रिएक्शन करके हम लोग जो एक्शन करते हैं लाइफ में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर से करो, हाथ नहीं छोड़ना आप ऐसे रोटेट कर लो वापस से। अरे ऐसे ना आइए बढ़ते रहे। नहीं हाथ जैसे गोल आपने सर्कल बनाना वैसे ये हमने क्यों किया चलिए
अंदर से निकल जाए। कम्युनिकेशन, हाँ, कि आप एक दूसरे को अपनी बात को कैसे समझाते हो, ग्रुप में आप एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, ग्रुप में आप अपनी बात को कैसे समझा पाते हो, क्योंकि आपके समझाने के तरीके से ही कोऑर्डिनेशन हो पाया। यदि एक अडामेंट रहता कि नहीं मेरे को मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो दूसरा उसके साथ, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाते हैं। तो हमेशा अपनी ये कम्युनिकेशन करते समय ये बात देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, मतलब परिस्थिति क्या है, उसमें आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है और आपको उसमें कैसे रिएक्ट करना है, ये आपको बताते हैं कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये आपने टीम वर्क भी किया, प्लस आपने एक मूवमेंट किया, दूसरा आपने एक दूसरे को कम्युनिकेशन किया। पहले आपने क्या किया, अंडरस्टैंड किया, हाउ यू अंडरस्टैंड, देन रिसीव, देन रेस्पॉन्ड, देन रिएक्ट। ये 4 प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन के। तो हमने पहले अंडरस्टैंड किया, समझा कि है क्या, फिर हमने उसको रिसीव किया, परसीव किया, सीखा, फिर हमने उसको रेस्पॉन्ड किया एक दूसरे को, और फिर हमने एक्शन किया। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के 4 कंपोनेंट। समझ में आया? चलो, मजा आया? लिखो भाई, कौन से डिसीजन है जो तुम्हें गलत किए, कौन से सही है जो तुम्हें अच्छे हैं। लिख लिया? हाँ? कितने लोगों ने लिख लिया? हो गया? अब मैं इनसे पूछूंगा, तीसरा भाई पूछना। हो गया? तुम बताओ, सबका हो गया तो मैं स्टार्ट करूँ? मतलब इसको इस तरह दे सकते हैं कि कोई ऐसी मतलब सिचुएशन जो आपके लिए बहुत खुशियाँ लाई और एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत दुख लाई। ठीक है, यानी कष्ट दुख जो भी है, कोई ऐसा इंसिडेंट या आपकी सिचुएशन ऐसा हो। थर्ड वाला हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर हम आपसे पूछेंगे तो उसमें तो स्टार्ट करते हैं भाई, ज्यादा मत लिखो, एक चीज लिख लो। हाँ, तुम बताओ। सर, मेरा जो पहला डिसीजन जो फ्रूटफुल हुआ है वो माय चॉइस ऑफ ऑप्टिंग MSW एंड इज एंड विल बी फ्रूटफुल इन माय कमिंग फ्यूचर। एंड जो मेरा दूसरा डिसीजन है, डिसीजन नहीं कहेंगे बट मेरा जो मैं NGO रन करती हूँ, मैं उसमें अभी एक्टिवली कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। ऑल्दो मेरा मन करता है, लेकिन कोई भी स्टूपिड रीजन देके मैं उसे पता नहीं क्यों टाल रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली रीजन एंड लॉट ऑफ रीजन आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट। सो आई एम गिल्टी ऑफ दैट आई एम नॉट कंटिन्यूइंग माई वर्क प्रॉपर्ली। और इन दोनों ही डिसीजन के आउटकम आप क्या लगते हैं, क्या हो सकते हैं? सर, जो मेरा पहला डिसीजन है उसका आउटकम मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हम कैसे बेस्ट होगा मतलब? सर, क्योंकि हम हमेशा से चाहते थे कि हम इस फील्ड में कुछ करें, और उसके लिए मेरे पास ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं एक जिससे हम एक एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और जो मेरा दूसरा है तो
उसका आउटकम क्या निकलेगा? उसका आउटकम मेरे हिसाब से बेस्ट होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिव रिजल्ट उसका निकलेगा सोसाइटी के लिए, प्लस मेरे लिए भी नहीं, तो दूसरा जो डिसीजन आपको लगता है कि आपने गलत ली उसका आउटकम क्या है? अच्छा, दूसरा उस आउटकम को कैसे देखते हैं? दूसरा डिसीजन है, उसका आउटकम मेरे लिए अभी सही नहीं है, क्योंकि हम जब चाहते थे इसीलिए मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, बट अब हम अपने मोटिव को ही खत्म कर रहे हैं, तो मेरे साथ बाकी जो काम करने वाले हैं वो भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, तो मुझे अभी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा उसके लिए। तुम बताओ भाई। पहला से मेरा डिसीजन ये था कि लगभग 15 दिन पहले ऑफर में मैंने एक सैनिटाइजर मंगाया था 5 लीटर का, 600 का था, तो ऑफर में मुझे 400 का मिला, तो ये था बेनिफिट। और दूसरा डिसीजन ये था फिल्म कि मैंने सर मेधा का मैं ट्रेनिंग का क्लास कर रहा था, तो सर उसका इंटरव्यू का सेशन होना बाकी था, तो पिछले 4-5 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू हो जाए, पर ग्रुप के और मेंबर एक्टिव नहीं थे, इसलिए सर नहीं हो पा रहा था। सर ये उसका और आउटकम फिर क्या निकला? आउटकम सर पहले का ये था कि फ़ायदा मिला हमको, तो उससे किस सेंस से फायदा मिला? सर मनी के सेंस में फ़ायदा मिला। और कुछ फायदा नहीं मिला? अरे आपने तरीका ढूंढ लिया कि कैसे सस्ता सामान मिल सकता है, ठीक है, कब साइट पर लॉगिन करना चाहिए, कब सर्च करना चाहिए, तो ये तो नहीं बताया। असल आउटकम आपका वही था, वो लर्निंग थी जिसमें आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई किया जिसके थ्रू आपको वो प्रॉफिट अर्न हुआ, वो डिसीजन राइट हुआ, ठीक है। सिर्फ वो कम पैसे में मिलना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ उसको मैंने कैसे कम में खरीदा, उसके लिए मैंने क्या दिमाग लगाया, कुछ तो मेहनत की होगी। ये बाई चांस मिल गया, क्योंकि बाई चांस मिल जाती है तो वहाँ पर आउटपुट काम नहीं आता। और ठीक है, और तुम बताओ भाई, तुम बताओ, तुमसे हाँ कह रहे हैं। सर ये मेरे पास ऑप्शन था कुछ टाइम पहले एमएसडब्ल्यू को एलएलबी सेलेक्ट करने का, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो मुझे अभी लग रहा है कि ठीक है ये मेरा डिसीजन अच्छा था, और आगे इन फ्यूचर मुझे और सेकंड था कि होली के हॉलीडे के टाइम फैमिली टूर का प्लान हो रहा था, बट वो कुछ डेट आया कि 25 को लास्ट मंथ एग्जाम होगा, तो मैंने मना कर दिया, इससे कोई नहीं जा रहा घर से। तो ये मुझे अब लग रहा है कि मुझे टाइम टेबल भी नहीं आया, इसलिए बहुत थोड़ा बुरा लग रहा है। सही बात। ये होगा कि जो छुट्टी है उसको हम घर पे रह कर ही और सेलिब्रेट करेंगे, और जो टाइम बचेगा उसको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। पर आपने एक चीज़ ये नहीं बताई, इससे मिलिए आपने कहा कि एलएलबी और एमएसडब्ल्यू को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसमें कहा कि चॉइसेस थी और मैंने एमएसडब्ल्यू ले ली, तो मैं खुश हूँ। क्योंकि अब खुश क्यों हैं? एलएलबी से जो आउटकम मिल रहा था क्या एमएसडब्ल्यू से भी मिल रहा है, या एमएसडब्ल्यू से ज़्यादा कुछ मिल रहा है आपको? मतलब सिर्फ आपने अच्छा लगने के बेसिस पर उसका आउटकम हुआ, ठीक है, बाकी इसके पर इसके कैरियर जो आउटकम हो सकते हैं 2 साल बाद जब आप जाएंगे तो क्या जॉब प्रोस्पेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक, कभी आपने सोचा इसके बारे में? क्या बताया सीनियर्स ने आपको? देखिए सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जो एक गफलत होती है प्लेसमेंट, अब प्लेसमेंट को दिमाग में कभी मत रखें। अगर आप सोचेंगे कोई ये भी वही कंडीशन वाला हिसाब है कि आप सोच रहे हैं कि हम आ गए एडमिशन तो प्लेसमेंट होगा तो मेरी जॉब लगेगी, है ना, मेरी जॉब ये यूनिवर्सिटी वाले लगाएंगे, तो ये क्या हो गई? रिएक्टिव थिंकिंग हो गई कि आपने सब कुछ कंडीशन पर डाल दिया। और अगर आप ये सोच के चलेंगे, आपको बता दूं मैं 99% आपको जॉब नहीं मिलने वाली क्योंकि यही जो सोच रहती है आपके 90% से ज़्यादा बच्चों में रहती है, ठीक है। अब यहीं पर आपको प्रोएक्टिव थिंकिंग अडॉप्ट करनी है कि हमें जॉब इस भरोसे पे नहीं मिलनी है कि यहाँ प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट होगा, जॉब मिल जाएगी,
बल्कि जॉब्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एडिशनल, वो कौन सी स्किल है जिसको सीखने के बाद मेरे चांसेस बढ़ सकते हैं। सिर्फ ना कि यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट ड्राइव में एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो प्रीमाइसेस है वो बहुत छोटा सा, यहाँ एक दो आपको चांसेस मिलेंगे और बाहर तो बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप छोटे चांसेस के लिए 2 साल वेस्ट करेंगे कि जो चांसेस ऑप्शन अवेलेबल है उसके लिए आप करेंगे। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कंडीशंस पर ना जाए बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें। आपको लगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे 2 साल बाद क्या बनना है। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर रिएक्टिव जो आउटकम तभी आपका अच्छा बनेगा जब आपकी सोच थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो, ठीक है। यह बहुत ही एग्रेसिव पर्सन है। आप अग्रेसिव हैं? थोड़ा बहुत है, ये भी सच है। और लगता है ये शाम को रनिंग भी करता है, ये भी सही है, सब सही है। अभी आप इतने पतले हैं, हाँ? पतले कहाँ हैं, इसीलिए करते हैं। चलिए आइए, थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को बोलोगे हाँ। आप सबके दोस्त हैं? लगभग मैम सबसे सबसे दोस्ती है? ये हैविंग नेचर whenever I ask him for help, always ready. ये लाइव पर ही टीचर एंड आउटलाइन एडिटर नाले वो लाइव ना भेजे और ये हार्ड वर्क एंड ये अंडरस्टैंड देयर रोल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड देयर फैमिली इवन ही इज स्मॉल ठीक है। चलिए। बहुत सारा लिखा है। They don't mind my task. I just always mind with it. लड़ाई करती है दिन भर? मैम हंसी मजाक। चलिए। तो थैंक यू तो बोल दीजिए, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको। मैम शुभम ने बताया सर अपने सपोर्टिव लड़की है, अभी तो पता नहीं मैंने कब सपोर्ट किया इसे। ये झूठ है। मैम मेरे लिए नहीं लेकिन बाकी बहुत सोना पसंद है, ये 101% सही था। अभी तो नहीं सो रहे थे ना? मैं वहाँ सो गई थी। सो गई थी? हाँ। हमसे बहुत लड़ती है, इस वजह से बहुत लड़ाई होती रहती है छोटी छोटी बात पे एंड हमेशा खुश रहती है। थोड़ा सोचती है, ये एक अच्छी लड़की है, अब अच्छी का पता नहीं अच्छी है। अच्छी बहुत रिलेटेड क्या है? जिसने लिखा अच्छा है। अब मोबाइल में क्या देख रहे हैं? ठीक है, तो देखिए 2 महीने हो गए हैं हम लोगों को साथ में रहते हुए और हम लोग साथ में आते हैं, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक साथ में रहते हैं, साथ में फील्ड में जाते हैं। तो हम इन 2 महीनों में आपस में कितना इंटरैक्शन हम लोगों ने किया, एक दूसरे से हम लोगों ने कितना जाना और कितना समझा और हमारी रिलेशनशिप आपस में कैसी है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स ने या आपके पार्टनर्स ने आपके लिए कहा है, जो अच्छा कहा है उस अच्छे को और निखारने की कोशिश करना है और जो कुछ कमियां, हम बुरा नहीं कहेंगे, जो वीकनेसेस हमारी पर्सनालिटी की बताई है उसको हमको पॉजिटिव सेंस में लेना है और उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलने का प्रयास करना है। ये हमारा आज का रेजोल्यूशन होगा और हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे पार्टनर ने या जो हमारे बगल में जो बैठा था उसने मेरे लिए ये कहा था और अगर मैं अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करता हूँ तो द क्रेडिट गोज टू माई फ्रेंड, माई पार्टनर। हमेशा लोगों को श्रेय देना चाहिए, जिसने अगर आपको कुछ भी अच्छा बनने के लिए या कुछ प्रेज किया है या अप्रिशिएट किया है, हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे क्या होगा, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं और बिना, अभी हमने आपको बताया, बिना रिलेशनशिप्स के सोसाइटी नहीं चलती है। तो जहाँ पर भी जाइए गो विद कभी भी कंप्लेंट बॉक्स बन के मत जाइए, शिकायतें लेके मत जाइए, समस्याएं लेके मत जाइए, समस्याओं का समाधान लेके जाइए।
Don't be a part of a problem, but always be a part of a solution. उसने मैम ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो आया ही नहीं था, वो मैं ये हो ही नहीं पाया ना। अब बताइए ना, मुझसे कहिए ताकि जो है उसने ऐसा किया। उसका समस्या तो ठीक है, समस्या तो बहुत है कि रास्ता बंद था, जाम था, ये था, वो था, सब कुछ था, नहीं पहुंच पाए टाइम पे, और उन्होंने घड़ी नहीं देखी, मैं तो एकदम टाइम पे था, वो कहीं गए थे, सब ठीक है। कंप्लेंट बॉक्सेस हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन क्या है? सलूशन हमें खोजना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप आगे जाएंगे और इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करेंगे, तो जब आप एक कोर्स पास आउट करेंगे, तो जब आप जॉब में जाएंगे, आप किसी सेक्टर में, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, चाहे आप NGO सेक्टर में जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, आपको लोगों से रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है। तो रिलेशनशिप जो है वो कोलैबोरेटिव, अब कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होनी चाहिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप होनी चाहिए, लेकिन हर रिलेशनशिप है वो इतनी स्मूथ नहीं चलती, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। रिलेशनशिप भी कई तरीके की होती है, परमानेंट रिलेशनशिप्स, टेम्परेरी रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ब्लड रिलेशनशिप्स, है ना। तो बहुत तरीके की रिलेशनशिप्स होती है। आपके भाई बहनों से आपकी लड़ाई होती है? होती है। कभी मम्मी पापा से गुस्सा हो जाते हैं, है ना। किसी ने आपकी बात नहीं मानी या किसी ने आपको डांट दिया, जैसे टीचर ने डांट दिया, ये अच्छा नहीं है, इससे बात नहीं करनी है, इसका तो मुंह भी नहीं देखना है ना। इसको बुरा भला कह देना है, इसको नमस्ते नहीं कहेंगे, आगे से चले निकलेगा ना तो इसमें से मुंह मोड़ के चले जाएंगे। इसने मुझसे ऐसा कहा था, मैं इसका बदला लूंगा। ये रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करना है, नहीं करना। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, बताइए। जब रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आपके रिलेशनशिप एंड होते जाएंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका रिलेशनशिप हर एक जगह से टूट गया, खत्म हो जाएगा। इट विल लीड टू जेलेसी, हेट्रेड, है ना, घृणा आप करने लगेंगे, आपके अंदर ईर्ष्या की ताकत। ऐसा कुछ हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी संबंध हैं हम उन संबंधों को बचाते चले। अगर संबंधों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। और रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि उसने मुझे मारा तो मैं भी मारूं? नहीं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि दूसरे को ये नहीं लगेगा कि मैं हारा और वो जीता। चलिए रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलेंगे पक्का। रेस्टोरेंट में चलना है हम लोगों को, और उस रेस्टोरेंट में चाइनीज मिलता है, लेकिन मुझे तो चाइनीज नहीं पसंद है, मुझे तो पिज्जा खाना है। क्या क्या तरीके होंगे आप लोगों का? जो हर एक इंडिविजुअल है उसका कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका अलग अलग होगा और बहुत यूनिक होगा। कुछ लोग शायद जो वॉलंटियर करना चाहें कि कैसे रिजॉल्व करेंगे। रेस्टोरेंट चेंज कर देंगे। क्या करोगे? पूरे में पनीर कोई बात नहीं, पिज्जा भी खा लेंगे। कौन पिज्जा मिलता ही नहीं है ना। चाउमीन पैक करा लेंगे, घर ले जाके फैमिली दे दें, हम कहेंगे पैसा दीजिए, पिज्जा खा के मैं बोले कि रेस्टोरेंट में चाइनीज आ गया तो फ्री मैम क्या करेंगे, चाइनीज खा लेंगे, उसके बाद कभी और नेक्स्ट टाइम ताकि उसका भी बात रह जाए। परिस्थितियों में ढलना सीखना चाहिए।
खाली रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो मैंने उसमें खुश है। तो अगर फीडबैक रिपोर्ट नहीं साइड हुई तो आगे भी कराएंगे। तो ऐसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अलग है। हाँ वो अलग है। अरे मैम ये हो सकता है कि कोई दूसरा फ्रेंड में पार्टी दे रहा हो तो कुछ वही खा लेते हैं। फ्री का कुछ नहीं चलेगा। मेरी कहने का मतलब है कि जो रिलेशनशिप्स है वो सैक्रिफाइस चाहती है। अगर आपको रिलेशनशिप्स बिल्डअप करना है और रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है तो आप ही लोगों ने कहा कि हम सैक्रिफाइस करेंगे, हम चाइनीज ही खा लेंगे, उस दिन आप पिज्जा नहीं खाएंगे। कभी ऐसा होता है और क्या करते हैं, गुस्से में खाना खाना शुरू आप सो जाते हैं। बात नहीं करते। बात करना रिस्पॉन्स मम्मी पापा के साथ, अच्छा फ्रेंड के साथ भी लड़ाई होती है, हमारा पता चला है कि हमारा है ना, तब क्या है ब्लॉक लिस्ट में डालो। और मैं इग्नोरेंस उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं क्योंकि हम लोग फिजिकली वायलेंस को अगर नहीं प्रेफर करते उसको इग्नोरेंस करेंगे। और मैम साथ में उसको अच्छा क्योंकि तभी इग्नोर करने का मजा भी आता है। मैम एक बार कोशिश करते हैं सब सही हो जाए, सब जब नहीं कोशिश करते हैं कि सही हो जाए। जो भी आपको देखने जो भी लड़ाई होती है अगर मार्केट में तो मार्केट सुलझा ही लेंगे, कहेंगे आज लड़ लो। आज मारपीट कर लो, बाद में सुलझ जाएगी। हाँ फिर अगले दिन साल में अरे पट्टी कराई इधर कराई हो गया बराबर। मतलब बराबर करते हैं, बराबर ही साथ कर लेते हैं। तो अगर किसी से लड़ रहे हैं है ना और गुस्सा है तो कभी कभी मन में आता है कि इसको लगा दे या जो है कभी कोई समूह चल रहा है, क्राउड चल रहा है तो क्राउड बिहेवियर हम लोग फॉलो करते हैं कि हम लोग उसके पीछे पीछे चले और जो है उसको उसी में पड़ाका बड़ा मजा आएगा कि आप खड़े होके वहाँ तमाशा देखेंगे। अच्छा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो हम लोगों को एकदम से गुस्सा आता है, क्रोध आता है और उस क्रोध में हम लोग बहुत सारे ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जो कि हमको लगता है कि बाद में या हम लोग जब सेल्फ टॉक करेंगे या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ये हमारा एक्शन गलत था, ये हमको नहीं करना है ना। तो अगर हम फाइट भी कर रहे हैं किसी के साथ, अगर हम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो कैसी फाइटिंग होनी चाहिए? मैं कहूँगी कि फेयर फाइटिंग होनी चाहिए। कैसी फाइटिंग होनी चाहिए? फेयर फाइटिंग होनी चाहिए। तो आप वो एक एक्टिविटी में अब हम इन्वॉल्व करेंगे, आप लोग 2 ग्रुप्स में पढ़ जाएंगे, ठीक है? इधर आ जाइए ये वाली लाइन और इन 2 ग्रुप्स को एक टास्क हम देंगे कि फेयर फाइटिंग हम कर रहे हैं, हमको कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आप दोनों लोग इधर आ जाइए, हम उसको मारने जा रहे हैं लेकिन हमको मारना नहीं है, लेकिन हमको अपना गुस्सा भी दिखाना है, उसको शो करना है। फेयर फाइटिंग करनी है, दूसरे का नुकसान भी ना हो और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी है, दोनों को जीतना है और फेयर फाइटिंग करनी है। आपको क्या करना है, अपने अपने लिए आप लोग आपस में डिस्कस करिए, फेयर फाइटिंग के रूल्स बताने हैं। आप फेयर फाइटिंग के लिए क्या रूल्स अपने लिए डेवलप करेंगे? जैसे एक रूल कि अगर मुझे मारने का मन कर रहा है तो मैं उससे इतना दूर बैठूंगा जिससे कि मेरा हाथ ना चल पाए या वो ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया फेयर फाइटिंग के लिए। अगर आपको फेयर फाइट करनी है लेकिन अपना गुस्सा भी दिखाना है, अपना आपको शांत भी करना है, कथारसिस करनी है, अपनी वेंट करना है, लेकिन झगड़ा नहीं करना है और अपनी असहमति, अपना डिसएग्रीमेंट दिखाना है। तो वो फेयर फाइटिंग के रूल्स क्या क्या होंगे, दोनों ग्रुप्स अलग अलग बनाएंगे और हम लोग आपस में प्रेजेंट करेंगे। आगे एक एक अपने वक्त में ही एक लीडर चुन लीजिएगा जो आपके यहाँ बताएगा। 5 या 6 रूल्स आप फेयर फाइटिंग के बनाएंगे। सोचिए फेयर फाइटिंग के क्या रूल्स हैं?
जब दूसरों के साथ लड़ाई लड़ते हैं ना तो उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि वो वेस्ट में नीचे नहीं मारेंगे, ये करेंगे, तो इस तरीके से जिससे कि एक दूसरे को चोट ना पड़े। इसी तरीके से आपको आर्ग्यू करना है, आपको लड़ना है, लेकिन हम अपने लिए कुछ रूल्स बनाए। कुछ डिस्कशंस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम लोग को कोई भी विन-विन सिचुएशन में अगर कोई भी फाइट में एंड करना है तो वर्बल कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो अगर हम उसको कुछ भी ऐसा बात बोले जो उसको हर्ट कर जाए या उसको तुरंत इंस्टिगेट कर जाए तो उसकी वजह से फाइट में विन-विन सिचुएशन नहीं रहेगी, फिर आपकी वो गलती हो जाएगी, फिर वो विन-विन सिचुएशन नहीं रहेगा, आप उसको हर्ट कर देंगे। सो वाइज एक्सप्रेशंस नॉन वर्बली हम अपने फेस के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम उससे डिसएग्री करें। जैसे किसी ने कुछ भी कहा और आप चाहते हैं कि आप उससे अग्री नहीं करना चाहते, आप मुंह मोड़ लेंगे उस जगह से या वहाँ से हटना पसंद करेंगे, तो वो हो गया कि आप नॉन वर्बली अपने एक्सप्रेशंस कैसे शो करें। इग्नोरेंस, आप उस इंसान से जिससे आप समझ रहे हैं कि आपसे उसका फाइट हो सकता है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। आप वो कहीं भी आपको मिलेगा, वो अगर कुछ कमेंट पास भी कर रहा है तो भी आप उसको इग्नोर कर देंगे तो विन-विन सिचुएशन एक फाइट आगे नहीं बेटे इग्नोर करेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे फिर उसके साथ? मैम एक्चुअली क्या होता है जब सिचुएशन ऐसी होगी जब तुरंत फाइट अभी हुई हो, जैसे कि एकदम रिसेंट फाइट्स होती है, उसमें अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये होता है कि अभी चीज़ें बढ़ेंगी नहीं, वो वहाँ पे चीज़ें बढ़ सकती है शुरुआत में। अभी कुछ दिन बाद अगर हम उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद बेहतर समझ पाए। शुरुआत में अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो उस समय वो थोड़ा समझेगा और लड़ाई बढ़ेगी। मेक हिम और हर जेलस, ये एक तरीके से ये भी होता है कि अगर आप उसको दिखाएं कि आप उसकी वैल्यू नहीं करते, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप दूसरों के साथ भी खुश हैं, तो उसको ये समझ में आएगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मैं झगड़ा करने से वो भी पीछे हटने की कोशिश करेगा कि ठीक है वो लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं, वो दूसरे के साथ खुश है। तो दूसरे को ईर्ष्या करवाना ये बहुत अच्छा एक्शन है, ये अफर्मेटिव एक्शन है क्या? मैम अफर्मेटिव नहीं है, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि हम लोग जो सोसाइटी में आजकल कर रहे हैं, हम लोग मैम सब कोई कोशिश करता है बनने की, सब कोई बन नहीं पाता है। हम दिखा दें कि हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हम बन नहीं पाते, उस तरीके से हम सारी फाइट्स कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो हमारे रियल इमोशंस हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे। ना करने से कभी कभी आपके अंदर भी ये होता है कि अरे हम तो उससे दब गए, हम तो उससे हम ही दब गए, तो वो एक सोशल एक जो थॉट प्रोसेस है वो इफेक्ट करता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि आपने मैम बताया था कि आप सोचते हैं कि अगर आपने हाथ चला देंगे आप तो वो बात बढ़ जाएगी, तो हम लोग एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेते हैं। और रिलेवेंट स्टोरीज, अगर जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी फैशन है तो हम एक रिलेवेंट स्टोरीज को काउंट करते हैं कि जैसे अगर आपने मुझे धोखा दिया तो आपके साथ भी सेम होगा, ऐसा आजकल चलता है जो फैशन, तो वो हम लोग एक थैंक यू। वेरी गुड। हम लोग ने ग्रुप में डिस्कस किया था तो हम लोग डबल विन-विन सिचुएशन हम लोग कोशिश की है। जैसे अगर दो लोग की लड़ाई हो तो तीसरे को पैसा दे के उसे कहते कि जाओ छोड़ो, हम मेरे एक दोस्त में लड़ाई हो और तीसरे को बोले कि जाओ लड़ाई करो, हम दोस्त बन के आ जाए, नहीं मेरा दोस्त है तो मारोगा ही, समझेंगे आइए रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले को सुनाइए। लड़ाई या मेरे उसके में लड़ाई हुआ, ये भी मेरा दोस्त है, इनका भी दोस्त है, हम कहेंगे कि जाके छोड़ो हम आगे बचाएंगे, तो हम दोनों में हम इसके नजर में कहेंगे अभी मेरा दोस्त है तो इससे लड़ाई करो, तो एक कहीं ना कहीं दोस्ती में भले हम दोनों लड़ाई हो फिर भी हम इसके लिए खड़े थे, इसके लिए मेरे खड़ा है, इससे दोनों लड़ने के बाद जो सुलह करवाते हैं दोनों पार्टी में सुलह के तरीका है। यानी एक्सपीरियंस है यार, इसकी वजह से ऊपर उठ जाएगा, इस पर आप डाउट कर सकते हैं कि वो इंटरवीन करेगा या जो आपके बीच में पैचअप करा सकता है। वेरी गुड। और ये करेंगे, ये कोई गेम खेल लेंगे, एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे, तो गेम में क्या होगा, गेम में अपना बड़ा निकल जाएगा, अच्छी तरह हार गया वो करेंगे। और किसी भी पर्सन अब एक दूसरे भले हम दोनों लड़ रहे हैं फिर अचानक से किसी कोई भी कमेंट में बंदे को देख के आपस में कि उसको तीसरे को सुनाई दे पर आपस में कमेंट करने लगेंगे कि ताकि एक दूसरे बॉन्डिंग बने, उस जो मैटर हुआ उससे ध्यान रखें, वो करने की कोशिश करेंगे। और सामने वाले को देख के खूब ऐसा एक्टिंग करेंगे, मतलब एक्टिंग करने लगा, भले वो सिचुएशन हम हुआ है जो सीरियस सिचुएशन है पर देख के इतना हंसेंगे कि सामने वाले भी हंसने लगे। जैसे हम लोग अभी किए थे हॉल में हंसते तो एक दो हंसने लगा, बाकी सब भी हंसने लगे, चाहे जैसा भी मूड हो, तो वही कोशिश करेंगे कि सब हंसने लगे एक साथ, भले वो कितना गुस्सा हो उसको हंसी आती है।
रूल में ये कि फिजिकल फाइट नहीं करेंगे और दूसरा ये है कि मिलजुल कर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, जितने भी दोस्त हैं कोशिश करेंगे एक बातें सुने। बहुत बढ़िया, आप लोगों की तरफ से वो इनपुट्स आए जो शायद हम लोग तो बहुत कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स आए हैं और कंप्यूटर में जैसे हो सकते हैं तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे, है ना। इन रूल्स पे ये भी हो सकता है। फिर अगर वो व्यक्ति बोल रहा है और अपनी बात कह रहा है तो हम उसकी बातों को सुने, उसके बीच में इंटरप्ट नहीं करें, है ना। अपने आप को बहुत शांत रखें, कीप योरसेल्फ एकदम नहीं तुम कैसे कर सकते, नहीं आपका बीच में बात काटते हैं, नहीं ये गलत कह रहा है, नहीं ये गलत कह रहा है, तो पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ लोग लड़ना चाहते हैं, लड़ने का मूड है, निकल जाता है, बात करें, वो तो लड़ना चाह रहे दोनों लोग, तो लड़ाई लड़ेंगे क्या मिलेगा, तो रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाएंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़ने के बाद ज़्यादा सही हो जाता है। यस मैम। इनको जैसे रोने के बाद मन में बातें रहती हैं, कभी-कभी मुझे क्या जाता है। दोनों पक्ष निकालने की हमने क्या ये सोचिए, मतलब तरीका से हो सकता है आगे बढ़ाने ना पूरे। कभी ऐसा हुआ है वीर और एक साथ बात में ना हो कुछ सर लेकिन सोशली हम लोग वायलेंस को प्रेफर नहीं करते, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि वर्बली वो चीजें नहीं वायलेंस प्रेफर नहीं, जब भी झगड़ा होता है किसी से ऐसे मन में सोच के देखिए, कभी किसी फ्रेंड से कभी भी, तो बाद में क्या होता है, या तो गिल्ट फील होता है ना कि नहीं इतना बोलना चाहिए था, नहीं ऐसा करना चाहिए था, या अगर हम चुप हो जाते हैं जिस समय दूसरा ज़्यादा बोल लेता है तो क्या लगता है ये तो बहुत बेकार है, इसने इतना बोल दिया। और फिर क्या होता है, रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं, तो अंत की बात में क्या होता है ये तो हमें देखना है। तो जब लोग आप लोग अपने ओपिनियन देंगे तो हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे आने की कोशिश करेंगे, है ना, तो वो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन। नहीं ऐसा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, जस्ट वुड लाइक टू ऐड फ्यू लाइन्स। जैसा मैडम ने कहा, हम लोग मैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर हम लोग एक बात कहते हैं, खेल में और युद्ध में क्या अंतर है। युद्ध में दोनों हारते हैं, कभी विन विन सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, आज रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, इसका अंत आप देखिएगा, दोनों हारेंगे, आप देख लीजिए। और जैसा मैडम ने अभी कहा कि बाद में गिल्ट फीलिंग होती है, अभी कुछ दिन पहले वो कोट मेरे मोबाइल में होगा, मैं शाम को आपको भेज दूंगा, आप इन्हें कल सुना दीजिएगा, क्योंकि मुझे सर्च करना पड़ेगा और मैं बहुत टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड आदमी नहीं हूँ। उसमें कहा यह गया कि किसी भी युद्ध का अंत सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप से होता है। और मैं उसमें आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना करके खत्म कर रहा हूँ। कौरव पांडव का युद्ध हुआ और अंतिम में क्या कहा कृष्ण ने, कंप्रोमाइज हो जाए, वो एक पॉइंट आ जाए, 5 गांव दे दो, संधि का प्रस्ताव लेकर के जाना है, कौन जाएगा इस पर चर्चा हुई, 5 पांडवों में से कोई जाने को तैयार नहीं, कृष्ण वहीं बैठे थे, अंत में उन्हीं के माथे फूटा कि तुम ही जाओ, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब कोई नहीं जाने वाला है तो मैं ये मानता हूँ कि संधि इंपॉर्टेंट है, उसका प्रयास जरूर होना चाहिए, सो मैं ही लेकर के जाऊंगा। जैसे ही वो ले आने को तैयार हुए, द्रौपदी उधर से निकल के आई और गुस्से में उसने कहा, कृष्ण क्या लगते थे उनके भाई लगते थे, उसने कहा भैया ये याद रखना, जब तुम संधि का प्रस्ताव लेके जाओगे, जब दुर्योधन से मिलोगे वहां, तो मेरे खुले बाल याद रखना, दुर्योधन की वह जंघा याद रखना जिस पर मुझे बैठने के लिए कहा गया, मेरा चीर हरण का सीन रिवाइंड करके देखना और तब संधि का प्रस्ताव करना। आप समझ गए पीछे क्या हो रहा है? ठीक है। कृष्ण शांत होकर के सुने और उसके बावजूद भी गए, आपको मालूम है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वाक्य कहा सबके आगे कि संधि यानी शांति किसी भी कीमत पर मिले उसको आप सस्ती समझिए, किसी भी कीमत। आप कीमत देखिए,
वो अपनी बहन की इज्जत को दांव लगाने की कीमत पर भी वह शांति चाहते थे। ये बात अलग है कि वो पहले से जानते थे कि ये युद्ध होगा ही होगा, है ना, मानते हम लोग ऐसा, ये सुने हम लोग ऐसा ही, युद्ध हुआ। लेकिन ये बात उन्होंने कही कि शांति किसी भी कीमत पर आप सोचिए कि उसने अपने बहन की कीमत भी लगा दी, खुले बाल की कीमत। उसने कहा कि शांति, आज वही बात यूक्रेन और रूस में नहीं हो रही है क्या? किसी भी कीमत पर हर आदमी चाहता है ये कि शांति हो जाए। ठीक है, बस मुझे यही एक छोटी सी स्टोरी ऐड करनी थी, लगा कि मैच करती हुई स्टोरी है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग से। थैंक यू सो मच, आपके सेशन को जो है बहुत अच्छा मैं तो सुनने आया था, मैंने भी एक्टिविटी देखी और मैं जहाँ भी जाऊँगा भविष्य में संभवतः कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग के लिए मैं ये मेथड निकालूंगा और कागज के पर्चे बांटूंगा और इसको कहते हैं फेयर चीटिंग। ठीक है, तो ये आइडिया जरूर लेना चाहिए और ग्रोथ का मतलब यही है। ठीक है, आप भाग्यशाली हैं, आप बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में हैं और आपका वो डिपार्टमेंट ही सोशल वर्क का है। लड़ने का तो कमाल ही नहीं है। आपने कहा, किसी ने कहा जेलस फीलिंग कराएंगे उसको, फिर साइकोसोमेटिक डिजीजेस का क्या होगा? मर जाएंगे। जो है वही दिखाइए। इसको रंग किया होगा जिस दिन ना, उस दिन मैं बदल जाऊंगा। हूं मैं कुछ और दिखना मैं कुछ और चाहता हूं। दिस इज द रियल कॉन्फ्लिक्ट। आपका कॉन्फ्लिक्ट इनसे नहीं है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाती है। वन शुड नॉट बी इन फाइट और इन वॉर, शब्द का इस्तेमाल किया वॉर। वन शुड नॉट बी एट वॉर विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। खुद उसमें द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अगर खुद में द्वंद्व होगा आप परेशान नहीं हो पाएंगे। अपने द्वंद्व को क्लियर करिए, अहिंसा को मानिएगा, कॉन्फ्लिक्ट सब डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। ये छोटे मोटे प्रस्तावों से जरा मुश्किल काम है और आप जानते हैं इंस्टिंक्ट और इमोशन पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िएगा। हमारे और आपके व्यवहार के हर व्यवहार के पीछे हमारा इंस्टिंक्ट है। हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता ही इसलिए क्योंकि युद्ध करने की प्रवृत्ति है हमारे यहाँ। अब उसको चैनलाइजेशन करना है। इंस्टिंक्ट को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। गेम्स एंड स्पोर्ट्स वही चैनलाइजेशन है। किसी ने कहा कि कोई गेम करा लेंगे और क्लास निकल जाएगी, वंडरफुल। हम लोग फिजिकल एजुकेशन में ये पढ़ाते हैं। युद्ध करना है, ठीक है, बहुत। और हम लोग सिलेक्शन करने के समय में भी इस बात पर ध्यान देते हैं। अगर बहुत झगड़ालू है, ले जाइए बॉक्सिंग की रिंग में, थोड़ी देर रख दीजिए, शांत हो जाएगा। 2-3 दांत टूटेगा, 2-3 तोड़ेगा, तो शांत हो जाएंगे दोनों, है ना। विद इन द रूल्स, बिलो द बेल्ट्स नहीं मारेंगे। तो ये सब बातें हैं और ये फैक्ट है। आप गलतफहमी में कि हम गोल्ड मेडल के सिखाते हैं, हम यही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग वहां सिखाते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन में मार के गिरा देता है और उठा करके गले भी लगाता है। बात सही है ना? लगाता है तो पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म होता है। बात ठीक है। तो आप अब गेम्स एंड स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को थोड़ा इस निगाह से भी देखिएगा कि वह आपके जीवन को संवारता है। हम लोग नाउ वी कॉल आवर सब्जेक्ट एज ह्यूमन इंजीनियरिंग, मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं और संभवतः हम सब लोग मिलकर के यही करना चाहते हैं और नथिंग एल्स। आप भाड़ में जाइए, कुछ पैसा मत कमाइए, मेरी गला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भाड़ में भी रहेंगे तो सुखी रहेंगे। सुखी रहने की कला आनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, चले। अपने व्यक्तित्व में कितना उसको समाहित कर पाते हैं, इस पर भी हमारा फोकस था। और जो भी आपने स्किल आज सीखी, उन स्किल्स 2 दिन में आपने जो स्किल सीखी है, उन स्किल्स का आपके व्यक्तित्व के विकास पे, आपके अंतर्वैयक्तिक संबंध, आपके पारिवारिक संबंध और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी हमें स्टूडेंट्स। पहले तो ये बात है कि इस वर्कशॉप को हम पिछले 2 साल से कराने का सोच रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कोविड के कारण। उसके बाद में हम लोगों ने भी ऑनलाइन वर्कशॉप की, फिजिकल वर्कशॉप नहीं कर पाए थे इसकी हम लोग, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम लोग खुद बहुत कॉन्फिडेंस नहीं थे कि हम लोग अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये तो आप ही लोग बताएंगे कि कैसा हुआ है। लेकिन हम लोगों को वास्तव में ऑनलाइन में और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने में बहुत डिफरेंस था और हम लोगों ने अभी बहुत कुछ सीखा। हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कैसा कर पाएंगे, क्या एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, कैसे हम लोग को स्टूडेंट के साथ मिंगल होना है, किस प्रकार से उन लोग को अपने साथ इन्वॉल्व करना है। बट मुझे लगा कि स्टूडेंट्स जितने भी ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया और हम गए, स्टूडेंट्स
हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते रहे और उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट दिखाया। सुबह की मॉर्निंग जो आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज